गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने ठीक है आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है और विभिन्नता क्या है, इस पर डिस्कस कर लिया था। आज हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं कुछ मिनट्स के लिए, जिसमें हम टोटल हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पर डिस्कस करेंगे। वैसे इंटरमीडिएट्स में जेनेटिक्स के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है, बट इस वीडियो के माध्यम से हम इंटरमीडिएट्स बोर्ड एग्जाम तथा अन्य किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक प्रयास है कि आप सभी को हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पूर्णतः समझा पाऊँ। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के पहले जेनेटिक्स क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी विज्ञान की शाखा में विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं तो उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी हिस्ट्री और इतिहास क्या है, अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो इस पृथ्वी के जितने भी जीव हैं उनके लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं, इन बातों के लिए पृथ्वी के सभी जीवों के मन में या पृथ्वी के सभी पढ़े लिखे या साइंटिस्टों के मन में एक विचार व्याप्त था कि क्या ऐसा पदार्थ है सेल के अंदर, कौन सा ऐसा मटेरियल है मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जो इन लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। वैज्ञानिकों ने प्रयास किया कि हम उनको सिद्ध करें, उनको बताएं, उनको देखें कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण को ले जाता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग करके ठीक है उनको सिद्ध करने का प्रयास किया। उसी के बारे में हम हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक शब्द। सर्वप्रथम जेनेटिक्स वर्ड्स का उपयोग विलियम बैटसन ने किया था। विलियम बैटसन ने 1906 में सबसे पहले जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में शब्द का प्रयोग किया था, जहां से आज हम आनुवंशिकी के बारे में ठीक है पढ़ते हैं। 1906 में बैटसन ने जो जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था उसका मतलब क्या होता है। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है जेनेटिक्स इज डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, मीन्स होता है जीन्स, एंड जीन्स मीन्स होता है टू ग्रो इनटू, मीन्स जिसके द्वारा किसी नए उत्पत्ति या नए जीव के लक्षणों का विकास हो, दिस इज नोन एज द जेनेटिक्स। मतलब देखिए सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग बैटसन ने किया और बैटसन के द्वारा यूज किया गया जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का मतलब होता है जीन, एंड जीन का मतलब होता है टू ग्रो इनटू। अगले चैप्टर में डीएनए जीन इनके बारे में हम डीप डिस्कस जरूर करेंगे। आगे देखते हैं। उसके बाद अब खोजी स्टार्ट हो जाती है और हमने इस शॉर्ट वीडियो में पूरी खोजों के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है जेनेटिक्स में केंद्र सेल के अंदर आप जानते हैं कि मनुष्य के कोशिका में या पृथ्वी के किसी भी जीव की कोशिका में जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सबसे पहले इस न्यूक्लियस के अंदर ही ठीक है मुख्य बात तो हम लोग जान चुके हैं, बट हम उस समय की बात करें जहां पर लोगों को नहीं पता था कि न्यूक्लियस एक आनुवंशिकी का केंद्र है। उस समय न्यूक्लियस एक आनुवंशिकी का केंद्र है, इस बात को टी बाबेरी ने सिद्ध करने का प्रयास किया और ये बताया कि न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ जेनेटिक्स, यानी न्यूक्लियस ही एक ऐसा मटेरियल है सेल के अंदर जो लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाता है। ये बात आगे आगे बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करें। इसके बाद डब्ल्यू वाल्डियर ने एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1888 में गुणसूत्र की खोज की। तो उसके बाद में क्या होता है केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। ये थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, दिस इज सेल और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। तो लोगों के मन में ये विचार आया कि गुणसूत्र हो सकता है आनुवंशिकी का केंद्र हो और उसी समय 1888 में गुणसूत्र खोजा गया। 1889 में सुल्तान और बाबेरी नामक साइंटिस्टों ने यह सिद्ध कर दिया कि क्रोमोसोम इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी गुणसूत्र ही आनुवंशिकी का मुख्य भाग है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक ले जाता है। पीछे से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जेनेटिक शब्द का उपयोग विलियम बैटसन ने किया और इसका मतलब होता है जीन्स, मींस टू ग्रो इनटू। इसके बाद में न्यूक्लियस आनुवंशिकी का केंद्र है। अगला स्टेप बढ़ गया कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वह लक्षणों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाता है। देन डब्ल्यू वाल्डियर ने जैसे गुणसूत्र की खोज की और सुल्तान और बाबेरी ने सिद्ध करके दिखाया प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और बता दिया क्रोमोसोम इज जेनेटिक मटेरियल। और आगे बढ़ा गया तो ये देखा गया कि अभी तक गुणसूत्र पर लोग पहुंच पाए थे। 1928 में ठीक है गिरफिट उन्होंने चूहों के ऊपर प्रयोग किया। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है जहां पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के मटेरियल से चूहों पर प्रयोग करके दिखाया, 2-3 प्रकार की स्ट्रेन का निर्माण किया। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ इतना जान लेते हैं 1928 में गिरफिट ने चूहों पर प्रयोग करके ये बता दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। पहले केंद्र, फिर गुणसूत्र और अब गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। बिकॉज क्रोमोसोम इज मेड अप बाय हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए।
तो 1928 में चूहों के ऊपर प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात फंस जाती है, जब गिरफिथ ने चूहों के ऊपर प्रयोग किया था तो कुछ अन्य रसायनों का उपयोग किया था जो हम अगले चैप्टर में डालेंगे। तो लोगों के मन में या साइंटिस्टों के मन में ये संदेह रह गया, क्या रसायन चूहों को तो नहीं मार रहे हैं, इसलिए इनका ये प्रयोग पूर्णतया सिद्ध नहीं होता है कि गिरफिथ के द्वारा किया गया प्रयोग पूर्ण रूप से ठीक है आनुवंशिकी का डीएनए का मुख्य प्रयोग है। इसके बाद में 1944 में 3 साइंटिस्टों ने मिलकर एवरी, मैककार्ट और मैककार्टी ने गिरफिथ के प्रयोग को ही आगे बढ़ाया और फिर प्रयोग करके सिद्ध करने का प्रयास किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन इस मटेरियल को पूर्णतया सिद्ध नहीं कर पाए और फिर भी वैज्ञानिकों के मन में संदेह रह गया। आगे देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैंने पहले से स्टार बना रखा है इस पॉइंट्स पर। 1952 में हार्सी व चेज 2 साइंटिस्टों ने मिलकर बैक्टीरियोफेज वायरस और ई कोलाई यानी जीवाणु भोजी विषाणु व ई कोलाई बैक्टीरिया, इन दोनों के ऊपर प्रयोग करके दो प्रकार से लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए बुक में लिखा हुआ अनक्लिबोकल्स मींस बोलती बंद करने वाला, यानी किसी भी वैज्ञानिकों के मन में अब संदेह नहीं रह गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो हमने ये देखा कि अब वैज्ञानिकों ने मेहनत करके पहले न्यूक्लियस, फिर क्रोमोसोम और लास्ट में डीएनए को बताया कि दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर फ्रॉम द कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी डीएनए तक हम पहुंच पाए वैज्ञानिकों के द्वारा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके बाद में और हिस्ट्री को देखेंगे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेरमार्क, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ह्यूगो डी ब्रिज और कार्ल कोरेंस, इन तीनों ने मिलकर अलग अलग प्रयोग करके अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता ऐसे और जंपिंग जीन्स जैसे या म्यूटेशन जैसे विभिन्न प्रकार की थ्योरियों को पॉपुलराइज किया, जिसे नौ मेंडलवाद में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि सेरमार्क, डी ब्रिज, कार्ल कोरेंस ने देखा कि ये कुछ ना कुछ चीजें मेंडल के नियमों से जुड़ रही हैं, यानी नौ मेंडलवाद दिया। और उसके बाद लोगों का जब ध्यान गया तो ये पता चला कि 9 फरवरी 1965 को मेंडल ने पाइसन सेटाइबम, जिसे हम उद्यान मटर कहते हैं, इस मटर पर 7 साल पहले ही 7 सालों तक प्रयोग करके और ये सिद्ध कर दिया था कि आनुवंशिकी की इकाई कारक है। मेंडल ने जीन का उपयोग नहीं किया था, ये बता दिया था कि आनुवंशिकी की इकाई कारक है। फिर ये पता चला कि मेंडल जो कारक शब्द यूज कर रहे हैं वह जीन है, और अब बाद में और पता चला कि inside one nucleus chromosome is present, inside one chromosome DNA is present, inside one DNA gene is present. And Mendel can express the Poisson sativum plant completely proved that the Poisson sativum plants gene is the genetics, gene is the factor of genetics and transfer character from parent to offspring। मतलब हमारे कोशिका के अंदर जो जीन या कारक है ये लक्षणों को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। और ये बात मेंडल ने उस समय बताई थी। 9 फरवरी 1965 को इन्होंने एक पत्रिका द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित किया था। उस समय लैमार्क और डार्विन पॉपुलर वैज्ञानिक होने के कारण मेंडल की इस एक्सपेरिमेंट्स पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसके बाद में हम मेंडल्स की हिस्ट्री में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मेंडल के मर जाने के बाद उन्हें जेनेटिक्स के लिए, जेनेटिक्स के रूप में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया, मर्डोप्रांत, और फिर उन्हें फादर्स ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया। इस पूरी हिस्ट्री में उनको ये बताया गया कि यही फादर्स ऑफ जेनेटिक्स हैं जिन्होंने आनुवंशिकी की नींव डाली है। तो एक बार मैं इन पूरी चीजों को एक साथ रिवाइज कर देता हूँ, आपको जेनेटिक्स की हिस्ट्री समझ में आई होगी। सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग विलियम बेटसन ने यूज किया है, बिल्कुल आप याद करके रखेंगे 1906 में। और जेनेटिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर या मुख्य रूप से जीन से डेराइव है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू। और इसके बाद में न्यूक्लियस एक जेनेटिक्स का केंद्र है, इस बात को टी बाबेरी ने सिद्ध किया। डब्ल्यू वाल्डियर ने 1888 में गुणसूत्र की खोज की। इसके बाद में ट्रासुटान और बाबेरी ने 1889 में सिद्ध करके बताया कि गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसके बाद में 1928 में गिरफिथ ने सिद्ध करके बताया चूहों के ऊपर प्रयोग करके कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। पुनः 1944 में एब्री मैककार्टी ने भी सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। 1952 में बैक्टीरियोफेज वायरस और ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा हर्शे और चेज ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। इनके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट सबकी बोलती बंद कर देता है, यानी दिस इज अनक्लिबोकल एक्सपेरिमेंट, और पूर्णतः सिद्ध हो जाता है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। यानी अब हम डीएनए पर पहुंच पाते हैं। इसके बाद में सेरमार्क, डी ब्रिज और कार्ल कोरेंस कार्य करते हैं जब जेनेटिक्स के पीछे और नौ मेंडलवाद की थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। तो ये पता चलता है
कि 9 फरवरी 1965 को ही मेंडल ने यह कार्य कर दिया था, लेकिन उन्होंने जीन की जगह पर कारक शब्द यूज किया था और ये पता चला कि कारक और जीन ही मुख्य रूप से आनुवंशिकी की इकाई है। इस लेक्चर में हम लोगों ने मुख्य रूप से जेनेटिक्स की हिस्ट्री पर डिस्कस किया है। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपकी जेनेटिक्स ऑफ हिस्ट्री पर है। आप सभी को एक बात हम अवगत कर देना चाह रहे हैं कि जितने लोग हमसे दूर हैं वो अपने ठीक है चैनल पर, जहां पर बायोलॉजी फ्रेंड्स चैनल हो, वहां पर जाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की के लिए बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ पर हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं और ये आपके लिए उपयोगी है तो उसे आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता है। इसके लिए आप ये कार्य अवश्य कर लें, क्योंकि मैं लगातार आपके बायोलॉजी को सुधारने के लिए या हमसे दूर होने के बाद बायोलॉजी पुनः देने के लिए समय निकाल पा रहा हूँ और आप लगातार ठीक है जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।